Hello, my brother and sister of the nations. I welcome you all, my Abu Anna YouTube channel, and we are continue to discuss modern Indian history, the topic of administration's reform during the British conquest of India, and what was the role of Governor General of Bengal in India. तो हमने उसको कंटिन्यूशन क्लास ले रहा है और बीच में एक दो दिन क्लास मिस हो गया है क्योंकि मैं लैपटॉप का इशू था, क्योंकि मैं लैपटॉप में अपना लेक्चर्स को रिकॉर्ड करता हूँ और लैपटॉप में थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू हो गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, उसका कारण से 2 और 3 डेज थोड़ा बहुत क्लास गैप हुआ है। बट टुडे ऑनवर्ड वी विल टेक कंटिन्यू क्लास और हम कंटिन्यूएशन क्लास अपलोड करेगा और हम लोग जो भी टॉपिक है हम लोग अच्छा से डिस्कस करेगा, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर से और हम लोग फोकस करेगा मेनली जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को फोकस करेगा और उनमें से हम लोग सबसे पहले लॉर्ड मिंटो को फोकस करेगा और लेटर ऑन हम लॉर्ड हेस्टिंग को डिस्कस करेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं और सीधा हमारा जो आज का जो टॉपिक का ऊपर हम लोग जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो लॉर्ड मिंटो है उनको काफ़ी इम्पोर्टेंस, हम इंडियन लोग उनको काफ़ी इम्पोर्टेंस मानते हैं बिकॉज ऑफ उनका जो पॉलिसी है काफ़ी पैसिव और काफ़ी नॉर्मल होता था, ठीक है। तो उनका जो टाइम पीरियड को हम लोग जानने के लिए कोशिश करते हैं, उसका टाइम पीरियड कब चलता है 1807 टू 1813 तक चलता है उनका टाइम पीरियड। और उनको हम लोग कहते हैं कि पैसिव पॉलिसी उनका द्वारा एडोप्ट किया गया है लॉर्ड मिंटो का द्वारा। पैसिव पॉलिसी का मतलब होता है उन्होंने एग्रेसिव एग्रेसिव पॉलिसी इशू नहीं किया है, बिकॉज उन्होंने नॉर्मल पॉलिसी इशू किया है, पॉलिसी बनाया है। और उनका समय में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस लॉर्ड मिंटो, उसका समय पे आपका जो फ्रांस में एक काफ़ी पॉपुलर एक मिलिट्री लीडर से एक उभर के आ रहा था, उसका नाम है नेपोलियन। जो नेपोलियन का जो मानना है कि सारा कंट्री को, सारा दुनिया को एक्सपांसन करेगा और पूरा वर्ल्ड को कन्कोर करेगा, उनका मानना था। उनका द्वारा उनका समय में आपका लॉर्ड मिंटो जो अपना एक पॉलिसी यूज़ करता है और एक अपना मिशन मिशन एक टूल मिशन यूज़ करता है। मिशन का मतलब है उन्होंने अपना जो गवर्नर को, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नर को, उनको डिफरेंट डिफरेंट प्लेस और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री एंड स्टेट में उनको ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस का तौर पर उन्होंने सेंड किया है। तो गवर्नर, ये जो हम लोग पढ़ रहा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो आने वाला कल को आने वाला लेक्चर्स में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वाइसरॉय करके ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये जो गवर्नर अलग है और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अलग है। ये जैसे आपका इनका जो द्वारा अलग अलग अपना जो अपना गवर्नर को अलग अलग जगह में सेंड किया जाता है। जैसे उसका एक गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर या उनका एक ऑफिशियल हुआ करता था, एक मालकोम मालकोम को भेजा है टेरान रीजन्स में। और आपका एल्फिस्टोन को वो भेजा जाता है काबुल में। और मिटकेल्फ को भेजता है लाहौर और स्मिथ को सेंड किया जाता है आपका सेन का रीजन्स में। तो उनका द्वारा से अलग अलग जो उनका जो गवर्नर को अलग अलग जगह में सेंड किया जाता है फॉर द डिप्लोमेटिक रिलेशंस, क्योंकि बाहर से जो फॉरेन से जो इन्वेजन होने वाला है उनको प्रोटेक्शन करने के लिए है। और उनका साथ में जो हर स्टेट का साथ में अच्छा डिप्लोमेसी पॉलिसी एडॉप्ट करने के लिए उनका द्वारा ये इंसान लोगों को सेंड किया जाता है अलग अलग जगह में। द वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एक्चुअली दिस ओल्ड दिस गवर्नर्स ऑफ डिफरेंस फोर्ट ऑफ द इंडिया। तो ये आपका मालकम, एल्फिस्टोन, मेलक्लाफ और ये स्मिथ लोगों को हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया है। और इसका द्वारा ये जो लॉर्ड मिंटो का द्वारा से आपका जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो होता है जी किसका साथ, महाराजा रणजीत सिंह का साथ में होता है। और जो उस ट्रीटी में आपका जो बॉर्डर को डिसाइड किया जाता है कि बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक ईस्ट इंडिया कंपनी का द्वारा यूज़ कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। और कहाँ से कहाँ तक जो आपका पंजाब और चीन का जो
जगह हो सकते हैं। तो इतना तक हमने लास्ट क्लास में भी डिटेल्स में इस चीज़ को हमने डिस्कस किया। अगर आपको मेरा जो प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है, आई सजेस्ट कि आप उसको देख के आइएगा। अगर आप मेरा लेक्चर्स को फॉलो कर रहा है और मेरा वीडियोस देख रहा है, तो आई रिक्वेस्ट एंड आई सजेस्ट कि आप मेरा जो लेक्चर्स को और पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, एंड डू सपोर्ट and do subscribe my YouTube channel and click the bell icon so that you can get notifications when I upload new videos। क्योंकि आप अगर मेरा लेक्चर को देख रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे सपोर्ट और मेरा YouTube को आप सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो सीरीज़ चल रहा है। और ये जो आपका लोट मिंटो है, जो लोट मिंटो है, इनको काफ़ी इंडिया का जो भी जितने भी जो पॉलिसी है उसको सिस्टमेटिक वे में उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया। और बाकी उनका जो इतना जो एग्रेसिव पॉलिसी नहीं हुआ करता था, ठीक है। और हम लोग जो देखते हैं कि आपका नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, हुआ करता है आपका लॉर्ड हेस्टिंग। और ये लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम चलता है 1813 टू 1822। उसको भी आपको जानकारी रखना है, क्योंकि आपको कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लॉर्ड हेस्टिंग का ड्यूरेशंस कहाँ से कहाँ तक होता है। तो उस प्रकार से क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, एंड क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑलरेडी एक्चुअली। जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में ये ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जा चुका है, और आने वाला जो एग्जाम में भी काफ़ी ये जो क्वेश्चंस आते रहता है, ठीक है। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग का जो रूल्स को हम लोग समझते हैं और डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि इनका पॉलिसी क्या क्या हुआ करता था, ठीक है। तो उनको हम लोग कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी। जो उनका जो पैरामाउंसी का मतलब ये है, जो उन्होंने एक ब्रिटिश पैरामाउंसी स्टार्ट किया। ब्रिटिश पैरामाउंसी का मतलब होता है जो ब्रिटिश द द वरन हेस्टिंग है, ही वाज कंसीडर एज ए द ब्रिटिश पीपल आर द सुपीरियर एंड ऑल द इंडियन पीपल आर इन्फीरियर। उनका मानना ये है कि ब्रिटिश लोग यहाँ पे है, ब्रिटिश ऐसे हाई क्लास, और उसका नीचे में जितना भी है वो इंडिया है। तो उस प्रकार से उन्होंने एक ब्रिटिश पीपल को उन्होंने एक एक कंसिडर किया है कि वो एक हाई लेवल का, हाई प्रोफाइल का एक लोग है। एंड वॉट एवर द ब्रिटिश पीपल विल बी डू इट फॉर द बेटरमेंट एंड बेनिफिट फॉर द इंडिया। तो उनका मानना है। और जो कुछ भी अगर वो पॉलिसी अडॉप्ट करेगा, इट विल बी इम्प्लीमेंट टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। और जो बाहर से कुछ यूरोप आता है वो भी उसका जो रूल्स को मानना पड़ेगा, उसका मानना है। तो कहा जाता है कि कुछ समय में आपका कहते हैं कि इंडियन एंड डॉग आर नॉट अलाउड टू एनी फंक्शन एंड एनी आपका थिएटर सिनेमा हॉल में आपके इंडियन और डॉग को अलाउ नहीं किया जाता है। इस प्रकार से भी इन लोगों का द्वारा पॉलिसी अडॉप्ट करता है। तो आगे जाके उनको काफ़ी सोशल रिफॉर्मर जो इंडिया से भी उभर के आए हैं उनको कहीं ना कहीं हटा दिया गया है, ठीक है। तो इनका जो पॉलिसी को हम लोग कहते हैं एग्रेसिव पॉलिसी। एग्रेसिव पॉलिसी का मतलब है ये जो है कि पॉलिसी बनाता है काफ़ी एक्सट्रीम, बहुत एक्सट्रीम में वो पॉलिसी को एडॉप्ट करता है। और वो जो पॉलिसी है इट्स गुड फॉर द ब्रिटिश एंड बैड फॉर द इंडियन। तो उस प्रकार से उनका रूल हुआ करता था। तो उन्होंने क्या किया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग, तो उन्होंने क्या क्या काम किया है और क्या क्या उन्होंने काम और आपका जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुआ है हम लोग समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि इनका समय में जो राजपूत एंड प्रिंसी स्टेट, जो प्रिंसी स्टेट को काफ़ी, प्रिंसी स्टेट और राजपूत स्टेट को उनका द्वारा काफ़ी एनेक्सेशन किया गया है, काफ़ी कन्क्योर किया गया है। उसका कारण से बहुत सारा जो इंडियन का जो प्रिंसी स्टेट को अपना कंट्रोल में लाया है, ये कहते हैं इसका समय में। तो उनका समय में क्या क्या किया है, नंबर वन उन्होंने क्या किया है, इंग्लो नेपाल वार हुआ है। इंग्लो नेपाल वार जो कब हुआ 1814 से 1816, और उनको नेपाल को कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल में लाने के बाद एक ट्रीटी होता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ सागोली। द ट्रीटी ऑफ सागोली साइन इन द 1816 में ट्रीटी ऑफ सागोली साइन हुआ।
और उनको हम ऑलरेडी जो इंग्लो नेपाल वार को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, प्रीवियस कुछ लेक्चर में हमने डिस्कस किया। और उनका कारण से ये टाट इंग्लो मराठा वार भी होता है, और इसको भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। और इंग्लो मराठा वार में आपका जो मराठा कन्फिडरेशन से एक मराठा संघ होता है, मराठा यूनियंस होता है, मराठा का जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ से मराठास लोग स्ट्रॉन्ग होता है, उनको भी कहीं ना कहीं इनका द्वारा डिसयूनाइटी किया जाता है। और जब डिसयूनाइटी होता है और उसको कहीं ना कहीं अपना सब्जुगेशंस में लाता है, और सब्जुगेशंस में लाने का बाद आपका जो पिंडारी लोग, जो पिंडारी एक ग्रुप हुआ करता था, जो बहुत सारा जो टाइटल्स और बहुत सारा जाति जनजाति जो उसको मिल के एक ग्रुप बनता है, उसको हम लोग पिंडारी ग्रुप बोलता है। और ये पिंडारी ग्रुप जो है कहीं ना कहीं आपको वॉलेंटरली और मर्सिनरी आपका जो मराठा को सपोर्ट करता था। जब मराठा को सपोर्ट करता था, तो मराठा को जब सपोर्ट करता है और मराठा जो जीतने का बाद, कोई भी बैटल में जीतने का बाद, वो लोग ये पिंडारी लोग अपना क्या कहते हैं, अपना हिसाब और अपना जो भी उसका जो फल जो अपना ले लेता है। तो ये पिंडारी लोगों को भी कहीं ना कहीं उसको भी कमज़ोर कर देता है। उसको भी कहीं ना कहीं ये लॉर्ड हेस्टिंग का पॉलिसी से कहीं ना कहीं उनको भी वीक कर देता है। उनका कारण से पिंडारी भी आगे नहीं बढ़ता है। और इन्हीं का कारण से जो ट्रीटी ऑफ सिंधिया होता है, ट्रीटी ऑफ सिंधिया साइन बाय दौलत राव ऑफ सिंधिया। तो जो दौलत राव बोल के एक सिंधिया का जो राजा हुआ करता था जब तात मैसूर वार में, तो ये सिंधिया साइन होने का बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आपका लॉर्ड हेस्टिंग का द्वारा आपको मराठा को काफ़ी कमज़ोर कर देता है और अपना कंट्रोल में लाता है। तो ये भी उनका समय में, टाइम ऑफ द लॉर्ड हेस्टिंग का समय में ये सब हुआ। और उनका द्वारा ये सबसे इम्पोर्टेंस एक इस्टाब्लिशमेंट किया, रियोतवारी सिस्टम्स। जो रियोतवारी सिस्टम जो है इनका द्वारा से इस्टाब्लिशमेंट किया। और इन्होंने क्या किया, बहुत सारा अपना गवर्नर को अपॉइंटमेंट करता है अलग अलग जगह में। और उनमें से एक गवर्नर है कि थॉमस मंगरो जो है मद्रास का गवर्नर हुआ करता था। इन्होंने, ये आपका लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया है, थॉमस मंगरो को बेचता है कि आपका जो नॉर्थ इंडिया रीजन में बेचता है, बोलता है कि आप जो है ये रियोतवारी सिस्टम्स को आप एडोप्ट कीजिएगा। और ये रियोतवारी सिस्टम क्या होता है आपको मैं बाद में रिवेन्यू का जो सेक्शंस होगा तो उसमें आपको काफ़ी हम डिटेल्स में डिस्कस करेगा। तो अभी थोड़ा बहुत बता देता हूँ व्हाट इज़ एग्जैक्टली रियोतवारी सिस्टम। रियोतवारी सिस्टम क्या होता था, रियोतवारी सिस्टम जो एक लैंड का टैक्स हुआ करता था। द लैंड टैक्स कलेक्टेड, जो कलेक्ट करता है वो इंडिविजुअल्स एंड कल्टीवेटर। इंडिविजुअल कल्टीवेटर से वो जो लैंड को डायरेक्टली जो आपका जो इंडिविजुअली जो खेती करता है, जो खेती का मालिक है, या जिस खेती को जो इंसान जो कर रहा है, जो कल्टीवेटर है, डायरेक्टली वो जो रियोटवारी का सिस्टम से डायरेक्टली वो वहाँ से लैंड का टैक्स कलेक्ट कर लेता था। तो उससे पहले आपका जो जो मिडलमैन हुआ करता था, जो मिडलमैन, और वहाँ पे आपको मालवारी सिस्टम हुआ करता था। तो उस प्रकार का और परमानेंट सेटलमेंट हुआ करता था। तो उसमें आपका परमानेंट सेटलमेंट, अगर उसमें जो आपका जो उसमें जो बीत होता है, जो बीत होने के बाद वो पर्टिकुलर एक जगह को, वो एक एक वो जगह को देखभाल करता है। और देखने के बाद वो एक इंसान जो टैक्स को कलेक्ट करके आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। लेकिन ये थॉमस मंगरो को ये बोल के आपका लॉर्ड हेस्टिंग का द्वारा डायरेक्टली ये टैक्स को कलेक्ट किया जाता था। यहाँ में कोई इंटरमीडिएट नहीं हुआ करता था। तो उसको, इस सिस्टम्स को हम लोग बोलते हैं रियोतवारी सिस्टम्स। ये रियोतवारी सिस्टम जो उसको हम लोग आगे आने वाला लेक्चर्स में हम लोग काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस करेगा। रियोतवारी मारवाड़ी क्या होता है, हम उसको परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, हम कंपेरेटिव डिस्कस करेगा। ठीक है, अभी के लिए आपको थोड़ा बहुत हाईलाइट मैंने कर दिया है। और ये जो क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि आपका रियोतवारी सिस्टम जो किस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का द्वारा इम्प्लीमेंट किया है और कौन सा समय में इम्प्लीमेंट किया है। ये आपको क्वेश्चन, जो काफ़ी क्वेश्चंस बार बार आता है, आपको उसको याद रखना होगा 1820 में। और ये रियोतवारी सिस्टम जो है ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में
उनको इम्प्लीमेंट किया गया था। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का मतलब आज का जो जगह जो यूपी है, बिहार है, और उस जगह में ज़्यादातर उसको इम्प्लीमेंट किया गया था ये रियोत वाली सिस्टम्स को। एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग उसको देखते हैं कि उसका क्या क्या और रूल हुआ करता था। उसका जो समय में, लॉर्ड हेस्टिंग का समय में, आपका जो मुग़ल एम्पायर जो पहले का समय में काफ़ी पावरफुल करके इंडिया को रूल कर रहा था, और इंडिया को रूल करके उसमें काफ़ी एबिलिटी जो किंग हुआ करता था। तो इसका समय में जो आपका ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग का समय में, आपका जो लेटर मुगल में एक राजा पावर के ऊपर में आता है, अकबर तू करके पावर के ऊपर में आता है। और ये लॉर्ड हेस्टिंग का द्वारा उन मुगल एम्पायर को पहले जितने उनका जो पॉपुलैरिटी पावरफुल हुआ करता, तो उसको कहीं ना कहीं उस पावर को उन्होंने अंडरमाइन करता है। उस पावर को कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं सब्जुगेट कर देता है, और उसको जितना इम्पोर्टेंट लेता था पहले, उतना इम्पोर्टेंट नहीं लिया करता था। उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया करता था इस इंडिया कंपनी का द्वारा। और उनको वी कैन से कि जो आपका मुगल एम्पायर को उसको ऐसे स्टैम्प, ऐसे रबर स्टैम्प का तौर पर उसको यूज़ किया जाता है। उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया हुआ करता था इनका द्वारा। और इनका द्वारा से आपको काफ़ी जो ब्रिटिश एम्पायर को काफ़ी आगे तक ले जाने के लिए बहुत सारा उन्होंने काम किया है। जैसे उसका द्वारा ये सोशियो कल्चर एक पॉलिसी भी उन्होंने बनाया है। उन्होंने 1813 चार्टर एक्ट ऑफ एजुकेशंस में एजुकेशंस के लिए ये जो आपका लॉर्ड हेस्टिंग का द्वारा 1 लाख रुपीज़ जो उसको इस्टाब्लिशमेंट करता है, 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करता है फॉर द एजुकेशन पर्पस फॉर द इंडियन पीपल्स। बिकॉज वाई 1 लाख रुपया जो आपको इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर इंडियन को हम लोग जो है कि एक देखने में इंडियन होना है, लेकिन उनका जो बोल चाल से लेके उनका एक्टिविटी सोच वेचर तक है, वो हम उसको यूरोप बनाना है या ब्रिटिशर बनाना है। उसका कारण से इन्होंने इनकरेजमेंट किया है इंग्लिशटाइजेशन का। इंग्लिशटाइजेशन का उन्होंने इस्टाब्लिशमेंट किया। इंग्लिशटाइजेशन का मतलब इंडिया का लोगों को उनका मानना है इंग्लिश बोलने देना है, और जो फॉरेन कंट्री का जो रूल एंड रेगुलेशंस को जानना है। उसी के कारण से उन्होंने 2 कॉलेज का भी इस्टाब्लिश करता है, द कलकत्ता कॉलेज एंड आगरा में। और ये जो कॉलेज है, दोनों का जो कॉलेज जो संस्कृत कॉलेज है। और उनका द्वारा से मैंने बता रहा है कि आपको हिंदू कॉलेज को प्रेटोनाइज किया, इनकरेजमेंट दिया कि जो भी हिंदू कॉलेज बनना है। और हिंदू कॉलेज जब बनेगा, जो हिंदू का जितना भी आपका जो कल्चर है, कल्चर एंड ट्रेडिशनल है, उसको इन लोग जान पाएगा। और उनको जान के उसका बाद उन्होंने कन्वर्ट करके कहीं ना कहीं जो इंग्लिशटाइजेशन बनाने का उनका इच्छा था। तो उसी समय में आपका भी कहते हैं कि ये जॉन 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 गेलक्रिस का जो एक एक जो ये जो है एक प्रोफेसर या एक उसका जो राइटर्स हुआ करता था। ये जॉन गेलक्रिस का जो मानना है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डिवाइडेड रूल पॉलिसी एडॉप्ट किया है। डिवाइडेड एंड रूल पॉलिसी का मतलब होता है कि जो पहले जो इंडियन का लोग जो इंडियन लैंग्वेज यूज़ करता था, इंडियन लैंग्वेज यूज़ करता था, तो उनको इनका जो मानना है, जॉन गिल क्रिस का मानना है कि जो हिंदू है, जो हिंदी है, जो हिंदी स्पीकिंग इज बाय द हिंदू पीपल, ओके, हिंदू पीपल। एंड जो संस्कृत है, और जो संस्कृत को किसने बोलता है, मुस्लिम। जो मुस्लिम्स को संस्कृत का लैंग्वेज बना दिया है, और हिंदी को हिंदू का लैंग्वेज बना दिया गया है, ये आपका जॉन गेलक्रिस का द्वारा। तो इनका कारण से कहीं ना कहीं आपका जो डिवाइडेड रूल पॉलिसी तो अडॉप्ट करता है आपका थ्रू द आपका लैंग्वेज का द्वारा भी उनको कहीं ना कहीं ये जो डिवाइडेड रूल पॉलिसी जो स्टार्ट करता है उसी समय में। और कहते हैं कि उसी समय में बहुत सारा लोग ये बोलने लगा है कि हिंदी बोलने वाला हिंदू है, और जो संस्कृत बोलने वाला मुस्लिम है। उस प्रकार का जो
बात जो काफ़ी उस ड्यूरेशंस में काफ़ी जो हॉट टॉपिक हुआ करता था। तो उसी समय में उसी का जो आपका लॉर्ड हेस्टिंग का जो कंटेम्परेरी उनका जो कंटेम्परेरी उसका सेम एज में जो आपका हमारा जो इंडिया में भी बहुत सोशल रिफॉर्म जो सोशल रिफॉर्मर जो उभर के आ रहे हैं, जैसे राजा राम मोहन रॉय राजा राम मोहन रॉय जो है वो स्टार्ट करता है अपना सोशल इशू, और सोशल रिफॉर्मर ये भी स्टार्ट करता है, और ये भी कहीं ना कहीं इंग्लिश लोगों का साथ में मिल के, ब्रिटिश लोगों का साथ में मिल के ये जो काफ़ी सोशल रिफॉर्म करने के लिए कोशिश करता है। और इनका द्वारा से ये आपको जानकारी होगा कि अमितिया सभा बना दिया गया है 1815 को, और उन्होंने धीरे धीरे करके सोशल रिफॉर्म करने का बहुत स्टार्ट किया है। और उसके बाद उनका द्वारा से आपको कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन भी बना दिया गया है, ये राजा राम मोहन रॉय का द्वारा कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन यूनिटेरियन एसोसिएशन जो है 1821 में उनका द्वारा बना दिया गया है, ये हमारा राम मोहन रॉय है। और उसके बाद लेटर ऑन उन्होंने ही आपका ब्रह्मो समा को भी उन्होंने स्टार्ट किया है। कब स्टार्ट किया है? 1828। और ये ब्रह्मो समा को लेटर ऑन उनको ब्रह्मो समाज करके कहा गया है। तो इस प्रकार से ये हमारा इंडिया में भी धीरे धीरे करके सोशल रिफॉर्म स्टार्ट करता है। और ये सोशल रिफॉर्म में आपको बाद में मैंने काफ़ी डिटेल्स में पढ़ाएगा, ये राजा मोहन रॉय होता है, और भी बहुत सारा हमारा जो इंडियन लोग भी सोशल रिफॉर्म करता है। तो धीरे धीरे करके इंडियन और ये आपका जो ब्रिटिश का जो गवर्नर जनरल जो मिल के कुछ कुछ चीज़ को इंडिया का जो सिस्टम्स को मॉडिफिकेशन करता है, और कुछ कुछ रूल को हटा भी दिया जाता है। ठीक है। तो हम लोग जो ये जो सोशल रिफॉर्म है और जो रेवेन्यू सेक्शंस है उसको हम लोग आने वाला लेक्चर्स में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेगा। और आज का जो लेक्चर्स को हम लोग यहाँ तक कंक्लूड करते हैं, और आने वाला लेक्चर्स में हम लोग काफ़ी और भी इम्पोर्टेंस गवर्नर जनरल को भी हम लोग उसको हम लोग भी डिस्कस करेगा, उसको भी डिस्कस करेगा, जितना भी इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। और ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को आने वाला लेक्चर्स में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया है, उसका बाद वाइसरॉय करके ट्रांसफॉर्म किया गया है। ठीक है। तो उसको हम लोग डिटेल्स में जितना भी जो इम्पोर्टेंस रोल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और जितना भी वाइसरॉय है, हम लोग आने वाला लेक्चर्स को कवर करेगा। और तब तक के लिए आप अगर मेरा लेक्चर्स को पसंद आ रहा है तो डू लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। सो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।